अगर बैलेट पेपर से वोट डालने दी जाए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बीजेपी को 20% वोट, किसी हालत में 20% क्या 10% सीटें बीजेपी जीत नहीं सकती इस देश में और किसी भी राज्य में। धांधली और गड़बड़ी क्या महाराष्ट्र में हुई, वायनाड और झारखंड में नहीं? वायनाड में धांधली करके क्या मिल जाता उन्हें? नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। महाराष्ट्र का परिणाम हर किसी ने देखा और यहां पर जितनी उम्मीद शायद भाजपा ने नहीं भी की थी, उतनी ज्यादा सीटें यहां पर आ गई। अब देखा जाए 288 यहां पर सीटें थी, 230 का आंकड़ा यहां पर आ चुका है भाजपा के पास। अब प्रचंड जीत पर क्या कहा जाएगा, जनता क्या कहती है या फिर जनता क्या सोचती है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी यहाँ पर है। तो सर, सीधा सवाल तो यही है कि प्रचंड जीत इतनी तो भाजपा ने भी नहीं सोची थी। देखिए, जीत जिस तरह से है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है और वो बेईमानी के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जितने भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, उनको जब हम देखते हैं, उनको जो सुना है, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उनका साफ कहना है कि जमीनी जो सच्चाई है ये रिजल्ट उससे बिल्कुल अलग है। जमीन पर ऐसा कहीं भी नहीं था जितनी जीत। अगर इतनी बड़ी जीत है, 85 से 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी का इसमें दिखाई दे रहा, तो ये जमीन पर भी तो कहीं दिखना चाहिए था। जमीन पर तो कहीं भी नहीं है, जमीन पे ऐसी कोई दूर दूर तक चीजें नहीं है, तो फिर कैसे ये जीत हो गई? स्वाभाविक है, हम तो जानते हैं, हमें तो मालूम है कि मशीन में बेईमानी और इलेक्शन कमीशन की बेईमानी के अलावा संभव ही नहीं है कहीं भी। अब इसको ढकने के लिए कि जो बेईमानी की गई है, इस बेईमानी को ढकने के लिए जो चाहे तर्क दे दिए जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच्चाई यह है कि व्यापक धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और धांधली का भी कारण है, एक मोदी की गिरती हुई शाख, उसको बचाना था। दूसरा, अडानी जिससे 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की जो वो है धारावी की जमीन, वो जमीन योगी उसके हवाले जो है अडानी के हवाले करनी है। इसलिए ये सारा सब कुछ मैनिपुलेट किया गया और इस हद तक बेईमानी की गई। और एक और साथ में इसका था कि पूरी तरह से जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को, इनको पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाए। वो पूरी स्क्रिप्ट रटने के बाद में, लिखने के बाद में ये सारी चीजें की गई और उसके परिणाम सामने। जी, ऐसा कहा गया था कि जो भी बहुमत लाएगा वो असली शिवसेना यहाँ पर कहलाएगा। अब एकनाथ शिंदे कह रहे इसका मतलब तो हमारी ही शिवसेना असली है। तो आपको क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर क्या रहने वाला है? कुछ होगा, नहीं होगा? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्या रहेगा। अगर वो इसको सच मानकर बैठ गए तो करियर खत्म है, और इसको, इस धांधली को समझकर अगर चुनौती लेकर इन सबको उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के काम शुरू किया तो निश्चित रूप से वो होंगे। इसमें तो कोई शक की वाली बात ही नहीं है। आप तो स्वयं गए हैं, आपने तो चैनल वहां पे जाके देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे के प्रशासन को लोग पसंद कर रहे थे, किस तरह से उन्हें चाह रहे थे। तो कैसे इस तरह से एकाएक ये हो गया? मतलब जिसकी कोई आवाज नहीं, जिसे कोई चाहता नहीं, वो एकाएक जो है मतलब जीत के आ जाएगा, उसकी सत्ता बन जाएगी? तो ये संभव नहीं है। तो ये अब उद्धव ठाकरे जी को सोचना है कि भाई किस तरह से, मैंने अभी जो कहा कि बिल्कुल उनको मिट्टी में मिलाने के लिए सब कुछ वेल प्लान्ड स्क्रिप्ट है, उसके तहत ये किया गया। तो उसको खत्म करने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा जमीन पे आकर, और मोदी को और इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से टारगेट करके लड़ना पड़ेगा, तभी कुछ बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने शुरुआती सवाल के जवाब में कहा कि धांधली, गड़बड़ी, इस तरीके के शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। धांधली और गड़बड़ी क्या महाराष्ट्र में हुई, वायनाड और झारखंड में नहीं? नहीं, वायनाड में धांधली करके क्या मिल जाता उन्हें? सोनिया गांधी को हरा क्या मिल जाता उन्हें? कुछ भी नहीं। क्या फर्क पड़ता? प्रियंका गांधी को हरा के क्या फर्क पड़ जाता उन्हें? कुछ नहीं। और जगह चुनावों में, जैसे यूपी में जबरदस्त तरीके से रोका गया, आपने सबने देखा कि किस तरह से पुलिस वाले पिस्तौल लेकर रोक रहे हैं मतदाताओं को। कुंदरकी में किस तरह से यादवों को, जाटवों को और मुसलमानों को जो रोका गया वोट डालने से, ये सारा सब कुछ आपने देखा। उसी के बल पर 9 में से 7 सीटें जीत के आई भाजपा। है नहीं है? नहीं, ये जमीन पे कहीं भी नहीं है ये सारी चीजें, अगर लोगों को वोट डालने दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर बैलेट पेपर से वोट डालने दी जाए, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं बीजेपी को 20% वोट, किसी हालत में 20% क्या 10% सीटें बीजेपी जीत नहीं सकती इस देश में और किसी भी राज्य में। लोकसभा के चुनाव से लेकर किसी भी राज्य में बीजेपी 10% सीटें जीत नहीं सकती है, दावे के साथ कह सकता हूं।
जी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद कि हमारा जो नारा था एक है और सेफ है, वो जनता ने करके दिखा रही है कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और भाजपा को सत्ता में लेकर आएंगे। तो बड़े दुख की बात है कि जनता इस तरह से सोचती है कि जो छटे हुए बेईमान भ्रष्टाचारी हैं और जो जिस तरह से मतलब धांधली कर रहे हैं, वोटों को लूट रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता पसंद कर रही है। क्या भारत की जनता या यूं कहो कि महाराष्ट्र की जनता इस तरह की हो गई है जो ऐसे लोगों को पसंद करेगी? भाई अगर ऐसे लोगों को वो पसंद करके जिताती है तो फिर ठीक है, जो हो रहा तो होने दो फिर जनता के साथ में जो भी कुछ हो रहा। पर ऐसा नहीं है। ये सब कुछ जो बेईमानी, गड़बड़ी और धांधली की गई है, इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के पक्ष में जो जबरदस्त धांधली की है, उस सब को ढकने के लिए एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है और कुछ नहीं। जी, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में आपने कहा कि उद्धव ठाकरे को जमीनी स्तर पे शायद पसंद किया जा रहा था या जनता जो भी कह रही थी, तो अब यहाँ पर एक बयान और दिया गया था जब चुनावी रैलियां चल रही थी कि जिस रैली में मोदी जी जा रहे थे वहां पर बहुत भीड़ थी और वही भीड़ वोटों में बदलेगी। शायद ये भी तो हो सकता है। फिर मैंने तो नहीं देखा कि महाराष्ट्र में जहां मोदी जा रहा था तो वहीं बहुत ज्यादा भीड़ थी। बल्कि मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, यहाँ तक भी देखा भी है कि मोदी की रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी। मैंने तो यहाँ तक भी देखा, यहाँ तक भी सुना। तो और जो भीड़ थी उद्धव ठाकरे की रैली में, शरद पवार की रैली में, कांग्रेस की रैली में जबरदस्त तरीके से भीड़ थी। आप तो कवर करके आए हो आप वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि भीड़, अच्छा जो भीड़ उसके में आ रही है तो वो तो कन्वर्ट हो जाती है वोटों में, और जो विपक्ष के जो लोग हैं, नेता हैं, इनके उसमें जो भीड़ आती है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। खरीद के लाते हैं उन्हें। हाँ, ये काम बीजेपी करती है। बीजेपी के पास इतना पैसा है, और जितना पैसा मुझे पता नहीं सच है झूठ है क्या है, लेकिन बात तो यहां तक भी कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ रुपए एक सीट के हिसाब से खर्चा किया गया है। अगर इतना पैसा किया गया है तो आप मतलब कुछ भी, जैसे भी जहां से चाहो, जितने लोगों को चाहो आप खरीद के ला के भीड़ दिखा सकते हो। और वैसे भी बीजेपी की उसमें जो भीड़ होती है वो बाकायदा प्रशासन द्वारा जुटाई गई, पैसे देके जुटाई गई भीड़ होती है। बहुत सीधे, ये तो हर कोई जानता है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, एक बयान बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है महाराष्ट्र में, बटेंगे तो कटेंगे। इसका असर देखने को मिला है क्या महाराष्ट्र में? फिर ये सब मैं कह रहा हूं कि जो बेईमानी और धांधली की गई है उसको ढकने के लिए है। और ये जो आप कह रहे बटेंगे कटेंगे, योगी से जरा पूछना कि बांटना किसने शुरू किया था। अपने बुजुर्गों से जरा पूछ ले योगी, बांटना किसने शुरू किया था? इस देश में मनुवादियों ने बांटना शुरू किया ना। सबसे पहले बांटा वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उससे नीचे अछूत, अतिशूद्र, ये उन्होंने बांटा ना। और उसके बाद में उनको फिर बांटा जातियों में, और इस देश में 6743 जातियों में इस शूद्र समाज को, किसको बांटा? शूद्र समाज को। ऊपर के 3 नहीं बांटे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये नहीं बांटे गए। शूद्र समाज को 6743 जातियों में बांटा। तो बांटा किसने? योगी से कहना कि अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जरा पढ़ ले उन्हें, उसी में पता लग जाएगा। ऋग्वेद को पढ़ ले, और जो आपके ये 2 रामायण है उसे पढ़ ले, महाभारत को पढ़ ले, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ ले, जो वो लिखी गई हैं और किताबें लिखी गई हैं उन्हें पढ़ ले, और यह भी पढ़ ले कि किसने बांटा है। तो बांटने का काम तो तुम ही ने किया, और तुम कहते हो कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई तुम ही ने बांटा है और तुम ही ने काटा है। अब तुम ये कह रहे हो बटेंगे तो कटेंगे। तो इतिहास की जानकारी मैं समझता हूं योगी जैसे लोगों को ले लेनी चाहिए, और उसके बाद में कहना चाहिए कि बटेंगे तो कटेंगे। पहले जो तुम्हारे आका जी ने बांटा ना, पहले उनसे जाके कहो काई को बांटा भाई। ये है जी। तो यही बात है यहाँ पर कि अब विपक्ष, महाराष्ट्र की सरकार जो नहीं है अब, यानी कि पूरा विपक्ष अब क्या करेगा? क्या अगला कदम यहाँ पर उनका रहेगा? मुझे पता नहीं क्या करेगा। कुछ करना चाहिए, नहीं करना के सोएगा, या केवल जो जातिगत जनगणना की बात करेगा और कुछ करेगा। पर विपक्ष को जो करना चाहिए मैं वो बता सकता हूं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक जो धांधली हुई है, विपक्ष को पूरा इकट्ठा होकर पूरी मजबूती के साथ जबरदस्त तरीके से सड़क पर जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, लड़ना चाहिए। लड़ेगा तो विपक्ष बचेगा, नहीं तो साफ हो जाएगा विपक्ष। और अब जो मैं सुन रहा हूं, एक मैं कल वीडियो देख रहा था, एक उसमें जो हेडिंग है उसका दुनिया का सबसे नंबर 1 लूजर, राहुल गांधी का फोटो लगा रखा, नंबर 1 लूजर ये कहा गया। तो अब वही वाली पुरानी चीजें, जो पप्पू वाली छवि राहुल गांधी की जो बनाई गई थी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके
ठीक है ना, अरबों खरबों रुपए खर्च करके वही अब उसी रास्ते पे को चलने को मुझे नजर आ रहा है कि बीजेपी उसी रास्ते पे, मोदी उसी रास्ते पे चलेगा। तो अब ये विपक्ष को और राहुल गांधी को और इन सबको सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। मैं तो सीधा कहता हूं कि मशीन को लेकर जब तक ये मशीन खत्म नहीं कर दी जाए, आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात की लड़ाई विपक्ष को लड़नी चाहिए। अगर लड़ेगा तो देश बचेगा, विपक्ष बचेगा, नहीं लड़ेगा तो जो होना तो होगा ही। तो मतलब कि भाजपा फिर राज करेगी अगर ऐसा नहीं होता है? हाँ, निश्चित रूप से अगर वो नहीं करेंगे तो भाजपा राज करेगी, उसमें क्या शक है। वो सारी सीधी बात है भाई। अगर आप उससे लड़ नहीं सकते, उससे लड़के हरा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, उखाड़ के नहीं फेंक सकते, तो फिर क्या है, फिर तो वो राज करेगी। तो फिर आप पिटते रहो, आप जो मन में आए कहते रहो, वो जो ना जो करना है वो करते रहेंगे। उद्धव की हार का एक और कारण माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके पिताजी की जो विचारधारा थी उसको त्यागना उनको भारी पड़ गया, कांग्रेस के साथ आना उन्हें भारी पड़ गया। ये मैंने फिर बताया ना कि जो बेईमानी, धांधली और गड़बड़ी की गई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जो लूट मचाई गई है, ये सब उस सब को ढकने के लिए, यानी जो गुनाह इन्होंने किए हैं इस चुनाव को जीतने के लिए, उस सब को ढकने के लिए ये सारे तर्क निकाले जा रहे हैं कि उद्धव इस वजह से हार गए, वो इस वजह से हार गए, कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये सब सारी चीजें बेकार की हैं। हकीकत कुछ और ही है, और हकीकत यही है कि मशीन में गड़बड़ी करके, इलेक्शन कमीशन द्वारा गड़बड़ी करके ये चुनाव बीजेपी ने जीता है। और उसका बहुत बड़ा कारण कि धारावी की 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन है जो अडानी को दी जानी है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है। और सबसे और एक साथ साथ में यह है कि देश के लगभग सभी बड़े पूंजीपति जो हैं, कॉरपोरेट घराने वहाँ हैं, और देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे है ही है, और 40% के लगभग जो महाराष्ट्र से रेवेन्यू इस देश का इकट्ठा होता है, तो उस पर कब्जा पाना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए एक बार ज़बरदस्त तरीके से बेईमानी करनी थी, वो कर ली, और करके वो सत्ता में बैठ गए। अब विपक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी समझ के लोगों को सड़क पर लाकर और सड़क पर उतर कर लड़ सकता है तो कुछ बच जाएगा, नहीं तो कहानी खत्म हो ही गई। जी, आपने विपक्ष को तो एक सुझाव दे दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भानु प्रताप जी क्या करेंगे? हम तो बिल्कुल आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमने बता दिया, आज आपको बता दिया कि 10 दिसंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी है। सभी साथियों से निवेदन है, सब लोग मैक्सिमम तादाद में, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, कहीं भी हैं, उन सब से मेरा यही निवेदन है, 10 दिसंबर 2024 यानी अभी करीब 15 दिन बाद ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में पहुंचें 11 बजे, और वहां बड़ी मीटिंग, और उसी में इस मशीन को कैसे हटाया जाए, इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कैसे सुनिश्चित किए जाएं, इनको लेकर एक जबरदस्त पूरा ऐलान होगा कि अब ये लड़ाई निर्णायक रूप से लड़ी जाएगी, और किस तरह से लड़ी जाएगी, कब कब क्या क्या होगा, वो पूरा ऐलान, पूरी घोषणा वहां पर होगी। मैं चाहता हूं अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचें, तो ताकि हमें भी ये रहे कि लोग भी साथ देना चाहते हैं। सिर्फ फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे हाँ बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, ये सब करके घर में ना बैठें, सड़क पे आए, साथ आएँ। तो इस लड़ाई को निर्णायक रूप से लड़ेंगे, इस मशीन को खत्म करेंगे, और बैलेट पेपर से चुनाव हो ये सुनिश्चित करेंगे, और बीजेपी नाम की गंदगी और मोदी नाम की गंदगी जो इस देश से साफ हो, उसके लिए काम करेंगे।